हेलो एवरीवन, दिस इज योर विजय स्वामी एंड यू आर वाचिंग योर फेवरेट चैनल बीसीबी युवा। क्योंकि ये जमाना है वी द यंगस्टर्स का। न हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, जग में रह के कुछ नाम करो। ये जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिससे ये व्यर्थ ना हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, न हो न निराश करो मन को। मैथिली शरण गुप्त जी की ये पोयम जिससे हम सभी हमेशा से मोटिवेट होते हैं, क्योंकि आज है वर्ल्ड पोएट्री डे, इसलिए बीसीबी युवा भी सेलिब्रेट कर रहा है वर्ल्ड पोएट्री डे को। और आज हमारे साथ हैं इंदौर के कुछ ऐसे पोएट जिन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। तो चलिए सबसे पहले मैं उनका वेलकम करती हूँ। हाय श्याम एंड हाय स्वप्निल, सबसे पहले आपको वेलकम करना चाहूँगी हमारे इस शो में। तो ये बताइए, कब आपको ये एहसास हुआ कि मुझे कवि बनना? मेरे ख्याल से उस समय 8th क्लास में था मैं, और उस समय मैंने पहली पोइट्री लिखी थी। तो उसी समय मैंने तय कर लिया था कि पोइट्री लिखना है, आगे लेखन में आगे बढ़ना है। तो लिखता रहा, समय के साथ कई अवार्ड भी जीते और इस तरह से बढ़ता रहा और हौसला बुलंद होता रहा। और ये मकाम आज है कि शहर में एक नाम है और बढ़ते गए, आगे और बढ़ना है। तो आपकी मेहनत रंग लाई, जो आपने 8th क्लास से लिखना शुरू किया था तो आज तक आपने उसको बरकरार रखा है। स्वप्निल, आपने कब से लिखना स्टार्ट किया था? मैंने भी लगभग स्कूल के टाइम से ही 7th क्लास में, जब नई नई स्टोरीज पढ़ते थे जो सिलेबस में होती थी, मेनली उन्हीं से इंस्पायर हुआ हूँ। मेरी इंस्पिरेशन मतलब किसी एक राइटर पे या किसी एक पोएट पे बंद की नहीं रही है। जो अच्छा लगता है हमेशा उनको पढ़ा है, सबकी समीक्षा करते हुए। एंड पोएट्री को मैंने कभी ऐसा नहीं समझा कि मुझे इसमें बहुत आगे जाना है या फिर किसी प्रोफेशन के रूप में उसको लेना है। मैंने हमेशा स्वांतः सुखाय लिखा है। जब इंग्लिश में अच्छा लगा तब इंग्लिश में, जब हिंदी में अच्छा लगा तब हिंदी में। जब जैसा मन बना, जैसी अपनी कॉन्शियसनेस पे प्रभाव पड़ा जिस चीज़ का, बस उसको उतार दिया। तो आप अपने आप से इंस्पायर, ये कह सकते हैं? कह सकते हैं। ओके श्याम, आप कौन से पोएट हैं जिनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए बचपन से, कि उनकी कविताएं पढ़ के आपको लगा कि नहीं यार, कहीं ना कहीं उनकी कविताओं ने बहुत कुछ सिखाया है? मेरे ख्याल से दुष्यंत कुमार और अदम गोविंद, ये जो दो बड़े नाम हैं। हिंदी गज़ल को लेके सबसे ज़्यादा इंस्पायर इन्हीं से हूँ मैं। और ना कि इनका जो विज़न है गज़ल को लेके, जो परंपरा इनने बनाई है गज़ल की, उससे खासा प्रभाव तो दिखेगा। तो क्योंकि आज वर्ल्ड पोएट्री डे, तो आप दोनों ही हमारे साथ हैं, तो आपकी कोई एक पोयम जो आपके दिल की बहुत करीब है, आपकी फेवरेट है, वो जरूर सुनना चाहूँगी। तो पहले शाम की आप ही सुना। बेवजह एक बेवफा में एक चाहा हम देखते हैं, बेवजह एक बेवफा में एक चाहा हम देखते हैं, मोहब्बत के मारे किसी की राह हम देखते हैं। क्या बात है। मोहब्बत के मारे किसी की राह हम देखते हैं। इसको ध्यान में रख के आपने ये पोयम लिखी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कभी किसी को ध्यान में रखकर नहीं। मेरे ख्याल से एक समाज में जो होता है, और मेरे ख्याल से मोहब्बत तो एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो लाजमी है। तो इसी में आगे मैंने लिखा है कि बेवजह बेवफा में चाह हम देखते हैं, मोहब्बत के मारे किसी की राह हम देखते हैं, और मुतहैयर है दिल की आरज़ू पे, मुतहैयर है दिल की आरज़ू पे, कि उनसे मिलने का वो महा हम देखते हैं। मुतहैयर है दिल की आरज़ू पे, कि उनसे मिलने का वो महा हम देखते हैं। और इसी में मैंने आगे लिखा है कि रंग लाएगी मोहब्बत, हौसला आता है अपने आप में। बात है, आपने बहुत खूबसूरती से जो प्रेम का कहा जाता है एक रूप है, जो आपने अपनी पोयम में प्रॉपरली मेंशन किया, हर रंग को आपने बताया है। तो फिर आपकी कौन सी ऐसी पोयम है जो आपने बचपन में लिखी थी और आज भी आपको याद है और आपके दिल के करीब? एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे याद है मेरे पिताजी जब एक बार कामटी गए थे, मतलब हम जब खरगोन में रहते थे, वहाँ से काफ़ी दूर है कामटी। 3 महीने के लिए वो घर से दूर थे, एंड तब मैंने शायद उनके लिए पहली पोएम लिखी थी। एंड उसकी सिर्फ 2 लाइन्स मुझे याद हैं कि फॉर हुम आर द वेटिंग द एम्प्टी प्लेसेस ऑफ योर बूट प्लीज। मतलब सिर्फ मैं ऐसा नहीं समझता कि पोएम हमेशा एक लयबद्ध हो, कि उसमें हमेशा एक राइम स्कीम चले। जो दिल से लिखें, जो किसी एक संदर्भ को संक्षिप्त में हम प्रस्तुत करते हैं, वो दिल की एक बस कविता ही कविता होती है। और कहा जाता है पोयम सबसे अच्छा तरीका होता है जो भी आपके मन की बात हो, उससे यूनिक तरीके से आप पेश करें, एक्सप्रेस करें अपनी सारी फीलिंग्स को।
लेकिन आजकल पोएम्स में हम देख रहे हैं कि एक समय था कि जो पोएम्स होती थी वो हमें इंस्पायर करती थी, मोटिवेट करती थी, बट अब टाइम थोड़ा चेंज हो गया है, इसमें थोड़ी कॉमेडी एलिमेंट्स भी ऐड हुए हैं, बहुत कुछ डिफरेंस हुआ है, तो उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? आप बताइए। मेरे ख्याल से लाफ्टर शो और तमाम जगहों पे कविता का एक स्तर मेरे ख्याल से गिरा हुआ है ये, और मैं नहीं मानता हूँ कि हास्य पहले नहीं था कविता में, हास्य पहले भी था, आज भी है, लेकिन जो ग्राफ एक तरह से गिर गया है कविता का, खैर उससे ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। आज भी आदम गोंडवी साहब जो लिखा है, वो जो लिख के गए मेरे ख्याल से बहुत मोटिवेट करने वाला है। तो उनने कभी लिखा था कि भूख के एहसास को सैरो सुकन तक ले चलो, भूख के एहसास को सैरो सुकन तक ले चलो, या अदब को मुफलिसों के अंजुमन तक ले चलो, और जो गजल माशूक के जलवों से वाकिफ हो गई उसको बेवा के माथे की किचन तक ले चलो। ये एक अंदाज था एक उनका आदम गोंडवी साहब का। तो ये कि कविता का एक दौर रहता है, समय रहता है। दुष्यंत ने गजल को जो अमीर खुसरो मीर और गालिब से शुरू हुई, वही गजल दुष्यंत ने एक जो शोषित समाज था उसको लेके लिखा है। तो मेरे ख्याल से एक दौर रहता है, समय एक हर पोयम के एक अलग जॉनर होता है और हर तरह से वो उसे ढाल देता है, अपने हिसाब से उस कविता को बना देता है। तो स्वप्निल, आपके घर में आपकी पोयम सबसे ज्यादा किन्हें पसंद आती है? मेरे दादाजी जो हैं उनका आध्यात्म में भी काफ़ी रुझान है, उन्हीं से मुझे ये भी आध्यात्म में रुझान प्राप्त हुआ है, एंड उन्हीं से काफ़ी अटैचमेंट भी है मेरा। तो हमेशा वही मुझे प्रेरित भी करते रहे कि मैं लिखूं, हमेशा अपनी लैंग्वेज को सुधारता रहूं, हमेशा आगे बढ़ूं, लिखूं। तो ऐसा ना सोचूं कि अभी मुझे अपने करियर पे फोकस करना है, क्योंकि आम ऐसे देखा जाता है कि पोएट्स का ऐसा कोई बहुत महान करियर नहीं रहता है, क्योंकि आजकल उतनी प्रशंसा नहीं मिलती है। जैसे अभी जो आपने पॉइंट उठाया कि आजकल उतनी गहराई नहीं रह गई है पोएम्स में, लेकिन लिखने वाले अभी भी लिखते हैं। जो सिर्फ कमर्शियलाइजेशन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए लिख रहे हैं, वो उनका वैसा काम है, उनको उस तरह से लिखना होता है। सो जहाँ से हम ढूंढ सकते हैं जो अच्छे गहरे राइटर्स हैं, वही है कि बस मानो तो मैं गंगा हूँ, ना मानो तो बहता पानी। तो जहाँ से हम जैसी पोएम्स हमारी उठाते हैं वही हमें पढ़ना चाहिए, और उसी से हमारा व्यक्तित्व भी बनता है। तो स्वप्निल, कोई और पोयम जो आपको बहुत पसंद है? जी, मैंने खुद की लिखी हुई, खुद की लिखी। पढ़ के सुनाता हूँ। ये मैंने लिखी थी 27 फरवरी 2012 को। धड़का जाओ मुझे। इंतजार में आंखें सूख सी गई, हमसे ये शाम कुछ रूठ सी गई। अंधेरे में बैठे दिल ने कहा, तुसी तो मैनू याद ही नहीं कर दे हो। सांसें तो तुम्हारे पास पड़ी हैं, दिल तो आदतन धड़कता है। जब धड़कनें बंद हुई तो सन्नाटा नहीं था, एक आहट कह रही थी, तुसी तो मैनू याद ही नहीं करते हो। शोर में मन कुछ सहम सा जाता है, अनजाने चेहरों में खुद को खो जाता है। कहीं दिखी तुम्हारी आंखें तो खुद को पहचाना, आंसू कह गए तुसी ते मैनू याद ही नहीं करते हो। वो कमीज मेरी जो कभी गीली थी तुम्हारे अश्कों से, सूख सी गई है यादों, बस यादों की धूप में। जो तुम्हें महसूस करने का मन किया तो खुद रो लिए, कमीज की वो नमी कह गई तुसी ते मैनू याद ही नहीं करते हो। कुछ आए थे फरिश्ते मिलने मुझसे, जानने की बिना रूह के जान कैसे, जान ना सके वो मुझे साथ ले जाना चाहते थे। बेबसी मेरी कह गई तुसी ते मैनू याद ही नहीं करते हो। शायद ये इंतजार ही है कि मेरी रूह जहाँ भी है सलामत तो है। शायद ये हमारा इश्क ही है कि उसकी सलामती आबाद नहीं। बर्बाद करके मेरे अस्तित्व को ले जा मुझे इस जहां से दूर, की हर हैरान शक्ल कह जाए तुसी मैनू बहुत बहुत याद करते हो। बहुत सुंदर कविता आपने लिखी, कह सकते दिल को छू गई ये कविता, और शायद शाम और मैं दोनों ही खो गए थे इनकी इस कविता में। तो शाम, आपने अभी तक कितनी पोएम्स लिखी? मेरे ख्याल से 100 पोएम्स मैंने गजलें और नज़्म लिखी है। तो कुछ गजल एक हो जाए। गजल लिखी मैंने कि मिटे है इश्क में, मिटे है इश्क में तो हर शरारत से गुजरेंगे, मिटे है इश्क में तो हर शरारत से गुजरेंगे, मोहल्ला उनका होगा तो हम शराफत से गुजरेंगे। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। मोहल्ला उनका होगा तो हम शराफत से गुजरेंगे। तो जो हमारा नाम लेकर रिहा हो जाते थे, जो हमारा नाम लेकर रिहा हो जाते थे, आज हम उनकी जमानत से गुजरेंगे, आज हम उनकी जमानत से गुजरेंगे। और शराब को लेकर तो आपको शायद गजल एक इदारा है जिसमें गालिब से लेकर तो
तो एक शेर मेरे यहाँ भी आपको मिलेगा कि झीन होती थी कभी तेरे शराबी होने पे, झीन होती थी कभी तेरे शराबी होने पे, आज गम हुआ सर पे सवार तुम मैखाने से गुजरेंगे, आज गम हुआ सर पे सवार तुम मैखाने से गुजरेंगे। तो इसका लास्ट बंद मैं आपको सुनाना चाहूँगा कि कभी तेरे दर पे सर तक न झुकाया मेरे मौला, कभी तेरे दर पे सर तक न झुकाया मेरे मौला, आज किसी की जान के खातिर इबादत से गुजरेंगे, आज किसी की जान के खातिर इबादत से गुजरेंगे। और एक खास मेरे ख्याल से कि बीती हुई की पहल है काफ़ी सराहनीय है और जो युवा कवियों को मौका दिया है तो उसको लेके एक खास तरह से मैं ये सोचता हूँ कि एक अलग आजमाई देखी बीती हुई ने, तो उसको लेके मैंने एक फिल्म डॉक्यूमेंट्री फिल्म मोड में एक लिखा था कि हर जर्रे से खपा खपा एक रुसवाई देखी है, हर जर्रे से खपा खपा एक रुसवाई देखी है, चमकते चांद के नीचे एक तन्हाई देखी है, चमकते चांद के नीचे एक तन्हाई देखी है, और हर बार जिंदगी मुझ पे जोरों जुल्म करती रही, हर बार जिंदगी मुझ पे जोरों जुल्म करती रही, टूट के हर बार मैंने एक नई आजमाई देखी है। तो इस तरह से जीवन को हौसला मिलता है और लिखना हर आदमी का भी परिपक्व नहीं होता मेरे ख्याल से, तो सीखना और चलता रहता है। तो कहीं ना कहीं पोएम्स ही होती है जो हमें लाइफ में जब भी हम डिप्रेस हो जाते हैं तो एक मोटिवेशन देती है, कुछ सीख देती है, कुछ ना कुछ सिखाती है, लाइफ में हमें आगे बढ़ा देती है। और आई थिंक आप दोनों की पोएम्स जो मॉडर्न सिनेरियो पे बेस्ड है, जैसे आप लव पोएम्स आपने ज़्यादा कही, उन्होंने ऐसी पोएम्स की जिनसे हम इंस्पायर हो सके, तो आप दोनों के साथ मुझे बहुत अच्छा लगा और आप दोनों को यहाँ के कैसे बीटी का जो एक पहल है युवाओं को मौका देना मेरे ख्याल से जी और कविता की विधा में एक मौका देना मेरे ख्याल से बहुत, क्योंकि जनरली देखा जाता है कि अगर युवा कवि भी रहेगा तो 35 के एज के आसपास, लेकिन हम सब तो काफ़ी है। हम यही कोशिश करते हैं बीसी वजह से कि हमेशा जो हमारे यंगस्टर्स का टैलेंट है वो सामने आए, क्योंकि आज हमने एक प्रयास किया। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, ये लीजिए और स्वप्निल आपसे। थैंक यू। स्वप्निल आपको कैसा लगा आकर? मैं श्याम जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मैं भी ये समझता हूँ कि ऐसा जब लाइमलाइट में आते हैं लोग, तो जब ज़्यादा सीनियर हो जाते हैं, जब चेहरे पे ऐसा लिखने वक्त के थपेड़े जिनको बोलते हैं वो दिखने लग जाते हैं, तब कहीं जाके लोग सोचते हैं कि हाँ ये लिख सकते हैं। अब यंगस्टर्स में कोई वो जज्बा देखता ही नहीं है कि हाँ ये क्या लिखेगा। सो धीरे धीरे अगर इस प्रकार से ऐसे प्लेटफॉर्म्स मिलते रहेंगे यंगस्टर्स को, जो कि BTV की तरफ से अभी हुआ है, सो काफ़ी अच्छा और आगे आ सकते हैं लोग एंड एक नई नींव हम डाल सकते हैं हम इसमें। बता सकते हैं कि यंगस्टर्स भी किसी से कम। बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन दिस शो। और वेल और भी पोएट्स हैं हमारे साथ, तो चलिए उन्हें भी बुलाते हैं और उनसे भी पूछते हैं। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी की, सुभद्रा कुमारी चौहान जी की ये पोयम। वेल ऐसे इतने सारे इंडियन पोएट्स का अगर हम बात करें, रविन्द्रनाथ टैगोर की, हरिवंश राय बच्चन जी की, तो सभी ने अब जो रियलिटी होती है लाइफ से उससे पेश किया है और अपनी यूनिक स्टाइल कुछ बनाई है। और ऐसे यूनिक स्टाइल के दो और पोएट्स हैं जिनका मैं स्वागत करना चाहूँगी, राकेश जी और अजहरुद्दीन जी का। तो आपका स्वागत करना चाहूँगी हमारे इस शो में। तो आपको किससे प्रेरणा मिली पोएम सीखने, राकेश जी? एक्चुअली क्या मैम, जब हम लोग पढ़ते थे तो बचपन से ही कुछ विकृतियाँ देखी और देश जिस परिस्थिति में वर्तमान में है, देश के हालात देखे और वहीं से प्रेरणा मिली। और जब मैंने फर्स्ट टाइम 11वीं में कुछ टूटी फूटी रचनाएं लिखी और पहले जब मंच पर कार्यक्रम देते थे तो श्रोता हंसते भी थे, लेकिन कहीं ना कहीं हमने उसको छोड़ा नहीं और धीरे धीरे लिखते रहे। और हंसी से आपको प्रेरणा मिलती है कि ये हंस रहे तो मुझे इनको कुछ कर दिखाना है। तो राकेश जी, सबसे पहले तो मैं आपसे पोएम ही सुनना चाहूँगी जो आपकी भी फेवरेट है या जो आपको लगता है कि आज की लाइफ के जो रियलिटी बेस्ड जैसी पोएम। मैम आपने सबसे पहले बात करी है झांसी की रानी की, तो पंक्तियाँ मेरी नहीं है, लेकिन झांसी की रानी की बात है तो मैं प्रथम 4 पंक्ति वही पढ़ना चाहूँगा कि आज़ादी की सुबह हुई है शहीदों की कुर्बानी से, आज़ादी की सुबह हुई है शहीदों की कुर्बानी से, और आज तिरंगा ऊंचा है या झांसी वाली रानी से। और राष्ट्र प्रेम है सबसे बढ़कर, राष्ट्र प्रेम है सबसे बढ़कर, इससे बढ़कर कोई नहीं। आज प्रेरणा लेनी होगी उनकी छोटी जवानी, आज प्रेरणा लेनी।
बहुत ही अच्छी कविता थी और कह सकते हैं जब एक हौसला हमारा टूट जाता है तो ये कविता हमें वो हौसला वापस से बनाती है। और अजहरुद्दीन, आपको किन से मोटिवेशन मिली पोयम की? मोटिवेशन जब मैं 10th क्लास में था तो हरिवंश राय बच्चन की एक कविता पढ़ी थी मैंने, तभी से कविता लिखने का काफ़ी जुनून चढ़ा था। तो अभी आप कौन सी क्लास में हैं? अभी एक्चुअली मैं 12th का ड्रॉप लिया है मैंने, 12th पास आउट करके। जब मैं 10th क्लास में था तो काफ़ी स्टेज फंक्शंस जो होते थे कॉलेज में, डिबेट वगैरह, उसमें हमेशा अव्वल आता था लिखने के बाद। तो मुझे पोएम्स को लिखने का थोड़ा सा मौका मिला, मैंने जब अपने विचारों को लिखा तो एक बार मैंने 12th क्लास में पहली पोएम लिखी थी, तब वो काफ़ी सराही गई थी टीचर्स के द्वारा, तभी से मैंने लिखना स्टार्ट किया। तो वो पोयम आपको आज भी याद है? बिल्कुल याद है। आप सुनना चाहूँगा। सबसे पहले पोएम का शीर्षक बताना चाहूँगा, ज़िंदगी एक कलम है। उससे पहले कुछ और बोलना चाहूँगा कि काफ़ी लोग कहते हैं कि ज़िंदगी इंसान को उम्र के साथ उसका मतलब पता चलता है या इंसान सीखता है उम्र से, लेकिन मेरा मानना है कि ज़िंदगी उम्र से नहीं, हमें परेशानियों से पता चलती है कि ज़िंदगी है क्या। इसलिए मैंने ज़िंदगी को एक कलम है इस शीर्षक दिया है कविता का। कविता कुछ इस प्रकार है। ज़िंदगी एक कलम है, कलम की स्याही से लिखी ज़िंदगी मैंने मेरी, कलम की स्याही से लिखी ज़िंदगी मैंने मेरी, जैसी लिखी किस्मत की स्याही से अल्लाह ने ज़िंदगी मेरी, जैसी लिखी किस्मत की स्याही से अल्लाह ने ज़िंदगी मेरी। दोनों में बस फ़र्क इतना है, दोनों में बस फ़र्क इतना है, मेरी लिखी ज़िंदगी को बनाना होगा, इसके लिए मुझे कलम को उठाना होगा। ज़िंदगी एक कलम है, जिससे लिखो गम तो गम और लिखो खुशी तो खुशी का आना होगा। इसे लिखने के लिए मुझे फिर कलम को उठाना होगा, फिर आप देखोगे ज़िंदगी का एक नया तराना होगा। ज़िंदगी एक कलम है और किस्मत एक स्याही है, इसका मेल मुझे करवाना होगा, जिसके लिए मुझे फिर कलम को उठाना होगा। ज़िंदगी एक कलम है, जिससे खुशी लिखो तो खुशी और गम लिखो तो गम का आना होगा। ज़िंदगी एक कलम है। क्या बात है। कब आपने ये पोयम लिखी? 25 नवंबर 2011। माय गॉड, इतने छोटे हो के भी इतना डीप आपने सोचा और पूरा मतलब लाइफ की जो प्रॉब्लम्स होती है उसके बारे में सोचना कि कैसे हम उसको क्या सोचते हैं, बट लाइफ आई थिंक कुछ भी हो जाए हमें जीना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। यही इस कविता से हमें सीखने मिलता है, जो उसका मॉरल मिलता है। तो और कितनी कविता है जो आपने इस तरह से लिखी है? हाँ, मैंने कम से कम 10 से 12 कविता, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं है पोएम लिखने को, इसलिए 10 से 12 ही अभी तक लिखी। इतने कम टाइम में आपने इतनी खूबसूरत पोएम्स लिखी है। तो आपके घर में आपने अभी तक किस किस को बताया है? मेरी पूरी फैमिली को पता है, लेकिन मेरी जो सिस्टर है वो काफ़ी इंस्पायर्ड मुझसे, वो काफ़ी तारीफ़ करते हैं, हमेशा हौसला अफजाई करते हैं मुझे आगे बढ़ने के लिए। जैसे अभी सभी ने कहा कि जो नए पोएट्स हैं उन्हें तो मतलब मिल ही नहीं पाता है आगे बढ़ने का मौका, तो आज BTV ने मौका दिया तो काफ़ी सराहनीय है हमारे लिए। बिल्कुल, हम हमेशा यही कोशिश करते हैं कि इस तरह के टैलेंट हम बाहर लेके आएं। तो राजेश जी, आपने अभी तक कितनी पोएम्स लिखी है और कोई एक पोएम जो आपको लगता है कि किसी भी सिचुएशन में आपको वो पोएम याद आ जाती है? जी मैम, लगभग 60-70 पोएम मैंने लिखी है, लेकिन मैं आपको एक छंद सुनाना चाहता हूँ जो मैं लगभग उसको पसंद करता हूँ और बहुत पहले लिखा हुआ है और मर्यादा के ऊपर वो छंद लिखा हुआ है, आध्यात्मिक है। कि अच्छे इंसान बनो, शुभ शुभ काम करो, ऐसे इंसान की तो होती है आरती। कि अच्छे इंसान बनो, शुभ शुभ काम करो, ऐसे इंसान की तो होती है आरती। और दूसरों के लिए जियो, देश के लिए मरो, ऐसे ही वीरों को तो चाहती है भारती। कि वतन की आन रखो, माँ बाप की शान रखो, क्योंकि कृष्ण जी भी बने हैं अर्जुन के सारथी। और अर्जुन के चले तीर युद्ध जीते पांडव वीर, इसीलिए होती है कृष्ण जी की आरती, इसीलिए होती है कृष्ण जी की आरती। क्या बात है, बहुत ही इंस्पिरेशनल पोएम थी ये। तो आपको ज़्यादातर कौन सी पोएम्स जो आपको अच्छी लगती है, इंस्पिरेशनल या मोटिवेशनल, किस तरह की पोएम्स आप लिखना पसंद करते हैं? जी मैम, मैं तो वर्तमान में जो हालात चल रहे हैं देश के, शायद मैं मानता हूँ कि इंदौर नहीं, मध्य प्रदेश नहीं, हिंदुस्तान नहीं पर पूरा विश्व जिस समस्या से अभी जूझ रहा है वो है आतंकवाद। तो मैंने आतंकवाद पे एक मेरी फेवरेट रचना लिखी है और मैं उसी को ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो मैं ज़रूर सुनना चाहूँगी। जी, तो मैं आपको सुनाता हूँ। कि कभी दिल्ली दहलती है, कभी दिल्ली दहलती है, कभी कश्मीर दहलता है, कभी मुंबई दहलती है, कभी जयपुर दहलता है। कैसी ये कायराना है कि अक्षरधाम दहलता है।
कभी मुंबई दहलती है, कभी दिल्ली दहलती है। अतिथि देवो भव भाव की संस्कृति की परंपरा रही है और उसको लेके 4 पंक्तियां मैंने लिखी है कि माना हैवान बदलते हैं, माना शैतान बदलते हैं। 46 के बाद कितने ही समझौते हुए देश में, लेकिन क्या परिणाम मिला 4 पंक्ति में आपको बताता हूँ कि माना हैवान बदलते हैं, माना शैतान बदलते हैं, माना तूफान बदलते हैं, माना बेईमान बदलते हैं। पर ये कौन सा समझौता कि मेहमान बदलते हैं, माना तूफान बदलते हैं, माना बेईमान बदलते हैं। 56 दुकान पर मैं खड़ा था और अगली पंक्तियां वही इंगित करता हूँ कि एक तरफ देश तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है और दूसरी तरफ देश की क्या परिस्थितियां है वो 4 पंक्ति में मैंने लिखी है कि जो वीआईपी लोग जब वहाँ कॉफी पी रहे थे और जब कॉफी के खाली गिलास फेंक रहे थे, गरीब बच्चे उनको उठाकर एक डिस्पोजल में इकट्ठा करके पी रहे थे। 4 पंक्तियां वहीं से मैंने उठाई है। कोई तो आन से मरता है, कोई तो शान से मरता है, कोई तो आन से मरता है, कोई तो शान से मरता है, कोई तो दुख से मरता है, कोई बंदूक से मरता है। किंतु आजान मेरे इस देश में कोई भूख से मरता है, दुख से मरता है, कोई बंदूक से मरता है। कविता की अंतिम पंक्तियां, कविता की अंतिम पंक्तियां जिसमें पूरा सच्चाई लिखा है, ये हम लोगों को मालूम BTV ने कार्यक्रम कराया और पूरी सच्चाई इन पंक्तियों में लिखी गई है। जब भी आतंकवादी घटना कोई होती है तो उसके पीछे जरूर कोई न कोई हाथ होता है। पिछले टाइम मुंबई में घटना हुई ओबराय होटल, ताज होटल पे, तो कहीं ना कहीं साजिश थी। तो मैं 4 पंक्तियां लिखता हूँ कि जब कोई विस्फोट होते हैं, कितने अनाथ होते हैं, और विनाश की उस आंधी में कोई ना साथ होते हैं, कि पर्वत पिघलते हैं, हमारे दिल जलते हैं, कि पर्वत पिघलते हैं, हमारे दिल जलते हैं, और लादेन के गुर्गे भी तो हिंदुस्तान में पलते हैं, कि लादेन के गुर्गे भी तो हिंदुस्तान में पलते हैं। देश जलाते हैं, मेरा कश्मीर जलाते हैं, अयोध्या धाम जलाते हैं, ये अक्षरधाम जलाते हैं। राकेश जी, आपकी पोयम कहीं ना कहीं सोचने में मजबूर करी कि क्या कंट्री की कंडीशन होगी और कैसे हमें उससे बदलना चाहिए। तो अजहरुद्दीन, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपको किस तरह की पोयम्स लिखना है? मुझे समाज को लेके जो भी होता है, जैसे जो करंट अफेयर्स चलते हैं, तो उनके ऊपर मेरे दिमाग में अपने आप थॉट आते हैं और लिखा जाती है। मैं लिखना नहीं चाहता हूँ लेकिन अपने आप लिखाती है। अपने आप तो ऐसा कोई थॉट? हाँ बिल्कुल। अभी जो समाज में भी फिलहाल जो दिल्ली में गैंगरेप हुआ था, उसको लेके काफ़ी समाज और सरकार के बीच में जनता ने काफ़ी चिल्ला चोट की थी। उसमें सरकार के ऊपर थोड़ी सी प्रहार किए हैं और समाज को लेके भी हैं, उसको सुनाना चाहूँगा मैं। इसका शीर्षक क्या दिया है? समाज और सरकार। समाज में फैली ऐसी बीमारी, समाज में फैली ऐसी बीमारी जैसे कुष्ठ रोग हुआ हो जारी। ना वक्त बदला ना बदली सोच, हो रहा समाज गंदा रोज बरोज। ये जुल्मी अत्याचारी कुप्रथाओं को अब बंद कर दो, बेचारी कब से झेल रही जुल्म है नारी। पहले सांस मेहनत की थी सत्ता, अब कर दिया उसे सरकारी। जिस भगवान की भक्ति करते हो वो भगवान नारीत्व को सजाए है। जिस भगवान की भक्ति करते हो वो भगवान नारीत्व को सजाए है, पैरों तले माँ के स्वर्ग को बसाए है। यह घोर कलयुग आया है, हैवानियत का नशा छाया है। यह घोर कलयुग आया है, हैवानियत का नशा छाया है। उस नारी को इज्जत दे नहीं सकते, उस नारी को इज्जत दे नहीं सकते जिसकी कोख से जन्म पाया है। हैवानों को इंसानियत रास नहीं आती, और एक सरकार है जो बस नियम कानून है चलाती। और एक सरकार है जो बस नियम कानून है चलाती, और जब जनता है चिल्लाती तो उन्हें सिर्फ आश्वासन है दिलाती। अंत में सजा गुनाह की कड़ी उन्हें मिल नहीं पाती। बेहतर है इससे कर दो हवाले जनता के, बेहतर है इससे कर दो हवाले जनता के। फसाद की जड़ को खत्म कर देंगे, फसाद की जड़ को खत्म कर देंगे, ऐसे मर्दों को हम नामर्द कर देंगे।
जो भी आम आदमी की सोच होती है वो सब कुछ इस कविता में हमें देखने मिला, सुनने मिला, नजर आया। तो थैंक यू सो मच, आप हमारे शो पे आए और जाते जाते रोज मीना की तरफ से ये गिफ्ट पाउच आपके लिए, थैंक यू। ताकि Thank you very much. आपके लिए। तो कैसा आपको लगा यहाँ आकर? जो BTV ने ये कार्यक्रम करवाया कविता दिवस पर, बहुत अच्छा लगा। मैं जानता हूँ कि ऐसे कार्यक्रम होते रहना चाहिए, जो प्रतिभा है नई नई, जो जिनको मंच नहीं मिलता है वो लोग आगे आए और कहीं न कहीं राष्ट्र निर्माण में, साहित्य की दुनिया में आगे आए। बिल्कुल। पर अजहरुद्दीन, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, सराहनीय था, आगे आने का मौका मिला। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल, हम ऐसी अपॉर्चुनिटी आगे भी देते रहेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए हमारे शो पे। तो ऐसे और भी कवि हमारे साथ, तो मैं उन्हें भी बुलाना चाहूँगी, चलिए उनसे भी बात करते हैं। और अब हमारे साथ जुड़े हैं हमारे इंदौर के एक और फेमस कवि संतोष